हो गया। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को पाँच वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा और उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिला दिया और 2 रुपये में 9 वस्तुओं को बेच दिया। इस व्यवसाय में उसको 3 रुपये की हानि हुई। ठीक, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी ये बताना है। तो कल जैसे इससे पहले कौन से बताए थे कि देखो यहाँ पे एक वस्तु का पहले रेट निकाल लो कितने का था। ठीक, एक वस्तु का पहले सीपी निकाल लो, फिर एक वस्तु का ही एसपी निकाल लो। ठीक, दरवाजा बंद कर दो, आवाज़ आ रही बाहर से। ठीक, जैसे एक वस्तु का हमको पहले सीपी पता हो कि एक वस्तु कितने की आती है, फिर एक वस्तु का हमको एसपी पता हो, तभी तो हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम 2 वस्तु का सीपी ले और 5 वस्तु का एसपी ले लें तो एक्यूरेट हमको एसपी होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये नहीं बता सकते। समझ में आया? यानी प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए पहली बात तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2-2 सीपी दे रखा है, कह रहा है कि एक 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा गया है और उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा गया है। ठीक, तो हम कौन सा सीपी लेंगे? तब देखो इसका एक तरीका है, देखो हमें तो कोई एक ही सीपी लेना पड़ेगा ना। देखो सीपी कैसे डिसाइड होगा, सीपी डिसाइड कैसे होगा कि हम कौन सा सीपी लेंगे। जैसे देखो फ़ोन वाला जो एग्जांपल दिया था हमने वो फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 2 फ़ोन है, एक सैमसंग का है, एक सैमसंग का फ़ोन है, एक आईफोन है। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं आईफोन महंगा ही आता है, मान के लेते हैं आता ही है महंगा, लगभग मान के चलो 50,000 का। ठीक, और सैमसंग की स्टार्टिंग 5,000 से भी हो जाएगी। समझे? अगर मान लेते हैं इस सैमसंग के कुछ पार्ट को अगर हम आईफोन वाले में फ़िक्स कर दें, ठीक, तो जो हमारा मोबाइल बनेगा, सैमी मान लेते नाम है, सैमी। ठीक, तो ये जो मोबाइल बनेगा इसका रेट कैसे हम डिसाइड करेंगे बताओ? नहीं, अब डिसाइड ये किया जाएगा कि ये जो फ़ोन है इसमें किस चीज़ का पार्ट सबसे ज़्यादा लगा है, सस्ते वाले का पार्ट ज़्यादा लगा है या महंगे वाले फ़ोन का ज़्यादा लगा है। अगर मान लो आईफोन का पार्ट ज़्यादा लगा हुआ इसमें, तो ये इसका जो रेट होगा वो 50,000 से के आसपास होगा। देखो 50,000 से ज़्यादा तो बेच नहीं सकते क्योंकि हम आईफोन ही 50,000 का खरीद के लाए हैं, तो इससे ज़्यादा तो बेच नहीं पाएंगे और ऊपर से मिलावट कर रहे हैं तो ये 50,000 की भी वैल्यू नहीं रह गई। ठीक, और जब इसमें ये वाली चीज़ मिला दी है तो ना तो ये 5,000 की वैल्यू पर रहेगा और ना ही ये 50,000 की वैल्यू पर रहेगा। समझे कि नहीं? यानी कि जो इसका रेट डिसाइड होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, अब ये रेट डिसाइड होगा कि किसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक, अगर हमने आईफोन का पार्ट ज़्यादा लगाया है तो इसका रेट लगभग आईफोन के रेट की तरफ भागेगा। समझे? अगर मान लेते हैं इसमें सैमसंग का पार्ट ज़्यादा है, इसमें का कुछ ही पार्ट मान लो, कुछ ही कैमरा वगैरह मान लो इसमें लगा दिया या कुछ ही पार्ट इसमें लगाया है, तो इसका रेट इस सैमसंग वाले रेट की तरफ रहेगा। समझे? लेकिन अगर हमने इक्वल क्वांटिटी का दोनों चीज़ लगा दिया तब रेट कितना होगा? तब रेट एकदम बीच में आ जाएगा। समझे? अगर हमने कुछ आधा पार्ट इसका और आधा पार्ट इसका मिला करके ये फ़ोन बना दिया है तो इसका जो रेट डिसाइड होगा वो एकदम इन दोनों रेट के बीच में आ जाएगा। समझ में आया? तो वही इस सवाल में कह रहा है कि इस वाली 5 वस्तु प्रति रुपए वाली वस्तु की दर से एक वस्तु खरीदा और उतनी ही वस्तु का मतलब है कि दोनों वस्तु उसको सेम क्वांटिटी में खरीदा गया है। समझ में आया? जब सेम क्वांटिटी में खरीदोगे और ये दूसरा वाला 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा गया है तो जो हमारा जो अब एक्चुअल सीपी जो लिया जाएगा वो इन दोनों, कह रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाए। जब मिला देंगे तो जो सीपी होगा वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब दोनों ही वस्तु हमने सेम क्वांटिटी में लिया है, दोनों सेम क्वांटिटी में लिया है और दोनों को मिला दिया गया है, तो जो नया सीपी लेंगे, जो नया सीपी बनेगा वो एग्जैक्ट इनके बीच में होगा कि नहीं होगा? अब जरा देखो पहली बात तो यहाँ पे 5 वस्तु प्रति रुपए का मतलब क्या हुआ कि 5 वस्तु 1 रुपये में मिलती है। ठीक, तो हमें 1 रुपये में कितनी मिलती है ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। एक वस्तु कितने में आती है ये निकालना जरूरी होता है। ठीक, तो एक वस्तु कितने की आएगी? एक वस्तु 1/5 रुपये में। ठीक, ये वाली वस्तु 1/5 रुपये में आ गई। वैसे ये वाली वस्तु कितने में आएगी?
जैसे 4 वस्तु 1 रुपये में आती है तो एक वस्तु कितने में आएगी? 1/4 रुपये में। ठीक, अब देखो ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। अब क्या होगा, जब दोनों ही सेम क्वांटिटी में हम मिलाएंगे तो ये रेट और ये रेट इसके जस्ट बीच में आ जाएगा, जो हमारा एक्यूरेट सीपी होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे जस्ट बीच वाले नंबर को? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते, यही तो हमारा बीच वाली वैल्यू निकलती है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 9 और आ जाएगा 5 को 20, दूनी 80, 9/80 रुपये आ गया हमारा सीपी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 20 दूनी 40 नहीं होगा बाबू, 5 को 20, 20 दूनी 80, हाँ 40 होगा, सॉरी 40 होगा। ठीक, 9/40 हो गया। समझ में आ गया भाई? इसको मिटा दूँ? नोट करना, इसको नोट करो जल्दी से। अभी तक हमने सीपी निकाला है सिर्फ, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस, तो इसमें सीपी कौन सा लिए हो ये बताओ? यही मतलब इसी को मैंने पूरा स्टेटमेंट बना के पूरा आगे बढ़ा दिया। मतलब इतना तो किया ही होगा, ऐसा ही किया होगा ना? हाँ, यही अभी हम भी करेंगे, ये तो हम लोग समझा रहे थे। सीपी हो गया 9/40 है ना, मैं इधर लिख देता हूँ। सीपी निकल के आया 9/40 रुपये। और एसपी कितना है भाई? एसपी दे रखा है 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से बेच दिया है ना, यानी कि 9 वस्तु कितने में जाता है? 2 रुपये में। तो एक वस्तु कितने में बेचेगा? 2/9 रुपये में। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे कह रहा है 3 रुपये का लॉस हो गया। ठीक, अब जरा देखो कि एक्चुअल में कितने का लॉस हो रहा है। एसपी माइनस सीपी का, सॉरी, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है, सीपी बड़ा हो जाता है, यानी जितने में हम खरीदे थे वो पैसा ज़्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा। तो सीपी कितना है? 9/40 माइनस एसपी 2/9। इसको सॉल्व कर लो, 81 और 80, एक बचेगा और नीचे कितना जाएगा? 360, 9 चौको 36। ठीक, अब ये बता रहे हैं कि हमें 360 रुपये में वस्तु खरीदे थे, 360 रुपये में वस्तु खरीदे थे और 1 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, ये रेशियो में चाहे पैसे में ले लो या ऑब्जेक्ट ले लो, या 360 ऑब्जेक्ट लिया था उसमें एक लॉस हो गया। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पैसे में कितने का कह रहा है? 3 रुपये की हानि हुई है, यानी जो 1 रुपये है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 रुपये को। समझ में आया कि नहीं? ये जो लॉस है वो 3 रुपये को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये नीचे है टोटल क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये भी 3 गुना नहीं हो जाएगा? जब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 10 1080, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे था, कर लो। ठीक, वो वाला तो समझ में आ गया। ठीक, अब देखो, अब ऐसा लेते हैं कि जिसमें 2 अलग अलग सीपी तो होंगे, लेकिन अब दोनों की मात्रा सेम नहीं होगी, क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। तब कैसे करेंगे? तब सीपी कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट है, वस्तु 1 और वस्तु 2, 2 वस्तु है। ठीक, वैसे इसको मिक्सचर एलिगेशन में भी पढ़ेंगे, है ना? यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया तो यहाँ बता देता हूँ। जैसे एक वस्तु को मान लेते हैं कि इसका एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु यहाँ लिख रहा हूँ, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का सीपी ये मान लेते 10 रुपये है, इसका मान लिया 15 रुपये है। ठीक, अगर दोनों को समान मात्रा में मिलाएंगे तो एक एग्जैक्ट बीच वाला सीपी ले रहे थे हम लोग, है कि नहीं? यानी 12.5 आएगा। अरे 25/2 12.5 ही तो आएगा। ठीक, लेकिन ये कब आएगा? जब दोनों को ही बराबर मात्रा में मिलाएंगे। ठीक, लेकिन अगर अलग अलग मात्रा में मिला देंगे तब अलग अलग मात्रा का सेंस है कि जैसे मान लेते हैं इसको 2 रेशियो में और इसको 5 रेशियो में मिलाएं। ठीक, मतलब कि इसकी 2 क्वांटिटी उसको 5 क्वांटिटी, ठीक, रेशियो में ऐसे दे दे। तब कैसे करेंगे? तब देखो, इसकी 2 क्वांटिटी, एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है तो 2 क्वांटिटी का मूल्य 20 रुपये नहीं हो जाएगा? ठीक, और एक क्वांटिटी का 5 है तो इसका 15×5 75 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो गई?
7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा नया सीपी, और इसी सीपी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आया समझ में? और फिर उसके बाद एसपी तो दिया ही रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी पूछा हम निकाल लेंगे। तो ये मेरा बताने का मतलब है कि जब ये चीज़ सेम ना रहे इस तरीके से दे दे, ठीक, या फिर रेशियो ना दे करके एक्चुअल वैल्यू दे दे कि इसके 20 पार्ट और इसके 50 पार्ट को मिलाया गया है, तो रेशियो लेंगे तो फिर 0 0 कट ही जाएगा। समझ में आया? इसमें एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, रेशियो वैल्यू से भी आंसर सेम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मिटा दो इसको। तो ये थी, अब ये कितनी है हमको नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में तो रेशियो में 1 तो 1 ही आएगा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और डिवाइड में कितने वस्तु हैं? 2, तो बात तो वही हो गई, 25/2 12.5 हो गई। जब डाउट पूछा करो ना तो प्ले कर दिया करो, ठीक। एक हीरे का व्यापारी ने 16 हीरा समान रेट में खरीदा और एक हीरा खो गया, और उसने बाकी हीरो को लागत मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया, तो उसका लाभ बताना है, लाभ परसेंट। देखो, जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाली जाती है तो एक ही चीज़ निकालना सबसे पहले, एसपी कितना है और सीपी कितना है। जब तक हमको एसपी और सीपी नहीं पता होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं बता सकते। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी लास्ट में लाभ परसेंट या हानि परसेंट लिखा हो तो अपना टारगेट बस एक ही चीज़ पे रखना, एसपी और सीपी पे। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे कह रहा है एक व्यापारी 16 हीरे समान रेट में खरीदा है, यानी कि 16 हीरो का रेट क्या है? एकदम सेम ही रेट है, ठीक। तो हम यहाँ पे कितना है हमको नहीं पता, रेट कितना है हमको पता है नहीं, तो हम एक्चुअल में मान भी नहीं सकते कितना रेट हो सकता है ना, लेकिन परसेंटेज में तो मान ही सकते हैं, परसेंटेज में मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक हीरा जो है 10% का आता है, 10% रुपीज़ में। अच्छा 10% क्यों माने, 100% क्यों नहीं? 100% भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा देगा, ठीक। जब अपना काम 10% पे हो रहा है तो 100% लेने क्या ज़रूरत है? समझ में आया कि नहीं? यानी एक हीरे का मूल्य हमने लिखा 10%, ठीक। इस तरीके से हमने कितना हीरा लिया? 16, तो कितना रुपये हो जाएगा? 160%, यानी कि 16 हीरो का सीपी यानी खरीद मूल्य कितना हो जाएगा? 160%, ठीक। और एक उसने कह रहा है कि एक हीरा खो गया, तो अपने पास कितने हीरे बचे? 15 हीरो बचे, सॉरी हीरा, 15 हीरा बचे। और कह रहा है कि जो 15 हीरा थे उन हीरो को लागत मूल्य से 20% अधिक में बेचा गया है। इसका मतलब लागत मूल्य कितना था हमारा पहले? 10%, अब इसका 20% ज़्यादा कर दो, 20% इसका कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? अरे इसका 20% 2 होगा, और 10% था, अब 2% और ज़्यादा बढ़ा के बेचना पड़ेगा, यानी 12% में बेचना पड़ेगा। तो एक हीरे का मूल्य 12% हो गया, तो 15 हीरो का मूल्य कितना हो जाएगा? लगभग 180%। अरे इसका गुणा कर देंगे ना, तो 180%, ये आ गया हमारा एसपी, ठीक। ये टोटल हीरो का सीपी है, ये टोटल हीरे का एसपी है। तो टोटल कितने का फ़ायदा हो रहा है अपने को? 20% का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? और ये 20% का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 160। सीपी पे निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना, तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना था? 160। इसको काट दो, 2 1 2 2 8 16, 1/8 कितना होता है? 12.5%, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। कर लो, समझ में आ गया? देखो, यदि पिन के मूल्यों में 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पिन ज़्यादा खरीदी जा सकती है, ठीक। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य, लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखो भाई, इसमें यह कह रहा है कि पहले कुछ 1 दर्जन पिन का कुछ मूल्य होगा, ठीक। बाद में उसे 4 रुपये प्रति दर्जन कम कर दिया, यानी जितना भी मूल्य था उसमें से 4 रुपये कम कर दो, ठीक। प्रति दर्जन के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, ठीक। तो कह रहा है 48 रुपये में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती है। तो ये 12 पिन एक तरीके से 1 दर्जन को रिप्रेजेंट कर सकता है। 12 पिन मान के चलो 1 दर्जन मान लेते हैं इसको, समझ में आ रहा है? तो 1 दर्जन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक। कह रहा है कि पहले कुछ लागत मूल्य था, अगर उसमें 4 रुपये कम कर देंगे तो पहले 48 रुपये में जितनी पिन आती थी उसमें 1 दर्जन हमको ज़्यादा मिलेगी। तो कह रहा है कि पहले वाला लागत मूल्य बताओ, ठीक। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस एक तो बना के भी कर सकते हैं तरीके से, और दूसरा ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा सही रहेगा। कम समय में अगर इसको करना होगा तो ऑप्शन ही बेटर ऑप्शन होता है। कैसे? देखो,
जब जो चीज़ दिया है, जो चीज़ पूछा है, मतलब लागत मूल्य पूछा है और लागत मूल्य ही दे रखा है, लागत मूल्य पूछा और लागत मूल्य ही दे रखा है, तो इस बेटर ऑप्शन रहता है कि हम इसका ऑप्शन के थ्रू जाए, समझे। अब देखो इसमें से सारा चीज़ जो है दर्जन के हिसाब से चल रहा है ना, तो हम एक तरीके से लागत मूल्य को 12 मान के चले। अगर मान के चले 12 हमारा आंसर सही है। और 12 लेने का एक और रीज़न है, 12 लेने का एक और रीज़न क्या है, देखो ऑप्शन को भी जब इस्तेमाल करते हैं ना तो हम ऐसी वैल्यू उठाते हैं जो बीच की वैल्यू हो, ना तो ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो। जैसे कि इन सारे ऑप्शन में देखो 8 छोटा है, 16 बड़ा है, 20 भी बड़ा है, 12 लगभग 8 और 16 के बीच की वैल्यू है ना। अगर मान लेते जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो मैच नहीं किया, वो छोटी आंसर आ रही, तो हम छोटा वाला टिक कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर मान लेते जो भी हमारा आंसर आ रहा है, जो भी हमारा, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई, हाँ, जो भी हमारा आंसर आएगा अगर वो वैल्यू हमारी छोटी हो गई तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा बड़ा आएगा। ठीक, तो तब 16 टिक करेंगे। अगर जो भी हमने चीज़ मानी है और जो एक्चुअल आंसर है उससे हमारा आंसर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर सही था। समझ में आया, इसलिए बीच की वैल्यू को उठाया जाता है। समझ में आया। अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें प्रति दर्जन पेन का लागत मूल्य हमने 12 मान लिया, यानी सीपी मान लिया 12 रुपये पर दर्जन, यानी कि सीपी 12 रुपये में पर दर्जन है। ठीक, कह रहा कि इसमें 4 रुपये की कमी हो जाती है, 4 रुपये की कमी कर दो, इसमें 4 रुपये की कमी कर देंगे तो सीपी नया कितना हो जाएगा, नया सीपी कितना हो जाएगा, सीपी दे रखा है, ये कमी के बाद की है, ये कमी के बाद की सीपी है ना, तो इसका मतलब कमी के पहले कितना सीपी होगा, 16 रुपये पर दर्जन। हाँ, 16 रुपये पर दर्जन। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब पहले 48 रुपये, अगर मैं 48 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था और अभी भी 48 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो अगर मान लेते हैं इसमें 48 रुपये में अगर मुझे पिन लेना होगा तो मुझे इस रेट से कितना पिन मिलेगा, 4 दर्जन पिन मिलेगा कि नहीं। इस रेट से मुझे 4 दर्जन पिन मिलेगा। ठीक, और अगर मैं 48 रुपये इसके हिसाब से लूँगा तो कितना दर्जन मिलेगा, 3 दर्जन मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं। वो कह रहा है कि दोनों में 48 रुपये ही खर्चा हो रहा था मेरा। ठीक, तो पहले वाले रेट के हिसाब से मुझे 4 दर्जन मिल रहा था और बाद वाले रेट के हिसाब से मुझे 3 दर्जन मिल रहा था। तो देखो मुझे अब रेट की कमी होने से कितने का अंतर आ गया, 1 दर्जन का नहीं आ गया। और 1 दर्जन कितना होता है, 12 पिन, 12 पिन का अंतर आ गया, यानी कि अब मुझे 12 पिन ज़्यादा मिलेगा। और वही सवाल में भी कह रहा था, इसका मतलब है कि 12 वाला आंसर एकदम सही है, बी ऑप्शन हमारा आंसर सही है। कर लो इसको। देखो, एक कलम को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर काम करीम को 7 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक, अगर वह कलम को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 13 रुपये का फ़ायदा होता। तो किताब का सीपी बताना है। ठीक, किताब कितने की थी वो बताना है। तो मान लेते हैं पेन को पी रुपये में मिला है, यानी एक पेन पी रुपीज़ का है। ठीक, और एक किताब बी रुपीज़ का है। समझ में आया कि नहीं। तो अगर एक पेन पी रुपीज़ का है, सीपी है ये तो सीपी है ना। अरे एक पेन का कॉस्ट प्राइस पी रुपये है, एक किताब का कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है, तो जो लाभ हानि होता है वो तो सीपी पे ही निकाला जाता है। ठीक, तो एक पी का 5% हानि हुआ तो मैं सीधे 95% लिखूं या -5% लिख दूं, बात तो एक ही है। -5% पी 95 लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक, देखो ये जितना भी पैसा था उसका 5% लॉस हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि किताब को 15% लाभ पर बेच करके काम करीम को 7 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब एक किताब का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो इसमें 15% का फ़ायदा हो गया, यानी 15% ऑफ बी। ठीक, यानी ये भी पैसा आएगा, ये भी पैसा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 रुपये का फ़ायदा आएगा। समझ में आया। अब वैसे ही ये वाला बना लेते हैं कि अगर वो कलम को 5% पे लाभ पे बेचता, यानी कि पेन को 5% लाभ पे बेचता और किताब को कितने पे बेचता, 10% लाभ पे बेचता, तो उसको फ़ायदा कितने का हो जाता है, 13 रुपये का फ़ायदा होता है। अब इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें पूछा क्या है, किताब का सीपी। देखो 2 तरीका है, या तो हम क्या करें ऑप्शन का यूज़ कर लें तब भी हो जाएगा,
ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो सॉल्व कर लो, बहुत बड़ा इक्वेशन थोड़ा ना है। अब देखो ये वाली चीज़ तो बराबर दे ही रखा है, तो जोड़ देते सीधे सीधे, जोड़ देंगे तो कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 25% ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 20 रुपया है ना। 25%, जब 25% किताब का मूल्य 20 रुपया है तो 100% किताब कितना हो जाएगा, यानी कि सीपी हमेशा 100% तो होती है, 4 गुना है तो इसका 4 गुना यानी 80 रुपया आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 80 रुपये हो गई। एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को सीपी पर बेचता है पर गलत माप प्रयोग करके 33.33% लाभ कमाता है। इसके माप की लंबाई बताना है। बताओ जरा कुलदीप भाई कैसे होगा। सीपी एसपी सेम हो जाएगा। सीपी सेम है, एसपी कैसे सेम होगा भाई, क्योंकि सीपी पर बेचता है मतलब। हाँ ठीक है, ठीक। लेकिन इसका ये नहीं समझ, जैसे 33% लाभ कमाता है, इसकी कोई कुछ पहले का डाटा जो किस पे 33% लाभ कमा रहा है, या ऐसे 33% मान लो फ्रैक्शन भी ले ले तो 4/3 हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ समझ बन नहीं पा रहा। अच्छा देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को सीपी पे बेचता है ना, और गलत माप का प्रयोग करके 33.33 लाभ कमाता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ 1 मीटर का कपड़ा है, 1 मीटर का कपड़ा मान लेता हूँ ना, 1 मीटर का कपड़ा है 100 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 मीटर का कपड़ा या 1 मीटर का कपड़ा 1 रुपये में आता है, तो 100 सेंटीमीटर का कपड़ा 100 रुपये में आएगा, ठीक। तो ये जितने पैसे में हमने खरीदा था इतने में ही हमने बेच दिया, ठीक। जितने में हमने खरीदा था इतने में ही हमने बेच दिया, तो हमको कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, गलत माप का प्रयोग करके इतना कमा रहा है, समझे। इसका मतलब है कि 1 मीटर वो दिखा रहा है लेकिन नाप कितना रहा है, 1 मीटर से कम। समझ में आया कि नहीं, यानी वो दिखा रहा है कि हम 100 सेंटीमीटर नाप रहे हैं लेकिन 100 सेंटीमीटर से कम नाप रहा है, तभी तो उसको इतना फ़ायदा होगा, ठीक। 33.33% फ़ायदा का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन में बताना कितना होता है, 1/3 होता है। इसका मतलब है 3 रुपये की चीज़ को 1 रुपये फ़ायदा कमा रहा है, 3 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये फ़ायदा, यानी कि 4/3 हुआ, यानी 3 रुपये में खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है, तभी तो फ़ायदा होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखो मैंने ये माना कि 100 रुपये में उसने कपड़े को बेचा, मतलब दिखा कितना रहा है, वो दिखा तो 100 ही रुपये रहा है, लेकिन एक्चुअल में 100 रुपये में नहीं वो बेच रहा है ना, मतलब कि एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर नहीं बेच रहा है, ये इतने पे बेच तो रहा है गलत माप का प्रयोग करके, समझे। तो यानी कि ये जो 4 है वो 100 के बराबर एक तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं। ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, कितना गुना दिख रहा है, ठीक है। देखो एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को सीपी पर बेचता है और गलत माप का प्रयोग करके 33.33 का लाभ कमाता है। इसकी माप की लंबाई बतानी है, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि फ़ायदा कितने का कमा रहा है, 33.33% का, समझे। 33.33 का मतलब क्या हुआ, 33.33% का मतलब हुआ कि 3 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है, यानी कि वो नीचे वाला जो है वो सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले प्रॉफिट को लॉस कर रहा है, ठीक। तो SP/CP कितना होगा भाई, 4/3, यानी 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचेगा तभी तो 1 रुपये का फ़ायदा आएगा। समझ में आया इतना। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इसके माप की लंबाई बतानी, जो कपड़ा है उसका कितनी लंबाई है, यही पूछा है, ठीक। कह रहा है कपड़ा जो है जितने में खरीदता है उसी पे बेच देता है। हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर का एक कपड़ा खरीदा, 100 सेंटीमीटर का एक कपड़ा खरीदा और इतने में ही बेच देता, तो इसको कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वो कह रहा है कि वो गलत माप का प्रयोग करके 33.33 का लाभ भी कमा रहा है। इसका मतलब वो बेच रहा है 100 सेंटीमीटर दिखा करके, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं बेच रहा है। समझ में आया कि नहीं, यानी कि एक्चुअल में उसके माप जो है, इसके माप की लंबाई बतानी है कि एक्चुअल में वो कितना नाप रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब बताओ ये जो है 100 सेंटीमीटर वो बेच रहा है, एसपी मान लिया 100 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पे कितना रेशियो में बेच रहा है, 4 रेशियो में। तो हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो के बराबर 100 सेंटीमीटर है, ठीक। ये रेशियो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू लगभग कितना गुना है, 25 गुना, ठीक। तो 3 CP का कितना हो जाएगा, 25 गुना कर दो, यानी 75 सेंटीमीटर वो बेच रहा है। नहीं बेच वो 75 रहा है, दिखा वो 100 रहा है,
तभी फायदा होगा उसको 33.33 का। आया समझ में? देखो, एक चावल विक्रेता सीपी से 20% ज़्यादा में चावल बेचता है और 10% मिलावट भी करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो 20 10 30, 30 और 2 32, 32% आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ना यार, सी आएगा 32। 3 तरीका बताया था मैंने इसको करने का। मैंने वैसे किया। कैसे? परसेंटेज का फ्रैक्शन 20% 6/5, फ्रैक्शन भी लेके करोगे तब भी आएगा। तो मेरा देखो 20% का 6/5 हो गया। 20% ज़्यादा में बेच रहा है तो 6/5 हो गया, 10% मिलावट कर रहे हैं यानी 11/10 यानी 66 पाई 50, यानी 50 रुपये में 16 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 100 रुपये में कितने का फ़ायदा होगा? 32% नहीं होगा बाबू, बोलो। अरे आधे में 16 का फ़ायदा हो रहा है तो पूरे 100% में 32% का हुआ है ना। अब देखो ये हुआ कैसे, मैं समझा देता हूँ। अब ये तो पढ़ते ही भाई आंसर टिक करने वाला यार। 20 प्लस 10 30 हुआ, 30 प्लस 2 32%, सी ऑप्शन। देखो देखो, एक चावल विक्रेता सीपी से 20% ज़्यादा में चावल बेचता है, तो देखो जितना ज़्यादा सीपी से जितना ज़्यादा पैसा बढ़ाएगा वो उसका फ़ायदा ही होगा, ठीक। और 10% मिलावट भी करता है, यानी जितना % मिलावट करेगा वो भी उसका प्रॉफिट में आएगा, समझ में आया? तो ये दोनों ही प्रॉफिट एक साथ होगा, समझे? जैसे मान लेते हमने कोई किसी चीज़ का पैकेट में कोई मटेरियल खरीद के लाया मैं दुकान से, उसका सीपी जितना लिखा था मैंने उसको काट करके, एमआरपी जो भी लिखा था मैंने उसको काट करके पैसा बढ़ा दिया, ठीक। और उस पैकेट को खोल के हमने कुछ और भी चीज़ें मिला दी, उसमें ओरिजिनल चीज़ निकाल ली बाहर, ठीक। तो जब हम वो बेचेंगे तो सीपी वाला जो फ़ायदा है वो भी और जो मिलावट के हैं वो भी, दोनों एक साथ ही तो फ़ायदा हमको मिलेगा, कि पहले हमको मिलावट वाला फ़ायदा मिलेगा, बाद में सीपी वाला, एक ही साथ मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट, ठीक। जब कोई चीज़ एक साथ होती है तो उसको सक्सेसिव बोला जाता है, ठीक। लगातार प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो जब कोई सक्सेसिव प्रॉफिट वाला केस होता है तो इसको 3 तरीके से मैंने बताया था सॉल्व करते हैं। एक तो हम 100% मान के कर लें, ठीक। 100% वाला कभी यूज़ होता नहीं उतना, तो मैं उसको नहीं बताता हूँ। देखो, एक है कि अब जैसे सीपी से 20% ज़्यादा, एक फ्रैक्शन मेथड होता है, मैं पहला मेथड बताने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे ज़्यादा यही यूज़ करने वाला होता है, जानते क्यों? कभी कभी ये 20% की जगह 16.66% दे देगा, समझे? और ये इस 20% की जगह पे 83.33%, यानी कि कोई ऐसा परसेंटेज दे देगा जिसको हम फॉर्मूला में नहीं रख सकते, फॉर्मूला में रखेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझे? फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है कि जो देखो यहाँ 20% का फ़ायदा हो रहा है और दूसरा 10% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ठीक। 20% का पहले बताओ फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। इसका मतलब 5 रुपये में चीज़ खरीद के लाया, 1 में बेच दिया, तो यानी कि अगर मैं SP/CP लिखना चाहूँ तो कितना होगा? 6/5। ये हो गया ऊपर वाली चीज़ SP, नीचे हो गई CP, यानी इतने में खरीदा था इतने में बेच दिया, ठीक। वैसे ही 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होता है, लेकिन जब इसको SP/CP के फॉर्म में रखेंगे तो 11/10 आएगा, और दोनों ही एक साथ घटना होगी, तो ये सक्सेसिव प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने, ठीक। यानी ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट दोनों एक साथ मिलेगा ना, बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो ऊपर CP कितना हो जाएगा, सॉरी SP 66, और नीचे SP कितना हो जाएगा? 50, यानी कि ओवरऑल हम 50 रुपये की सामान पे 66 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपये की सामान को हम 66 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का कमा रहे हैं? 50 रुपये के सामान पे 16 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। और रेशियो में परसेंटेज में पूछा है, ये परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, 50 दूनी 16, 16 दूनी 32% आ जाएगा, 50 दूनी 100, और ये 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये 2 बार में जाएगा और 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया? अब दूसरा देखो, इसका फॉर्मूला से कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है जब भी सक्सेसिव प्रॉफिट होता है, सक्सेसिव मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ है, इसमें 10% मान लो बढ़ा दिया तो ये प्रॉफिट हुआ, फिर पैसा बढ़ा दिया तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो ये 2 प्रॉफिट लगातार हो रहा है, तो इसी को सक्सेसिव प्रॉफिट बोला जाता है,
ठीक है, थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, बाहर की आवाज़ आ रही। ठीक, 10% ये और फिर उसके बाद 20% ये सक्सेसिव प्रॉफिट हुआ। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इस केस में तो दोनों ही प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा हम बेचेंगे तब भी फ़ायदा, मिलावट करेंगे तब भी फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक, तो यहाँ रख दो 20 और यहाँ रख दो, प्रॉफिट हो रहा है तो +10 + 20 × 10/100। 2 0 2 0 कट गया, 20 और 10 कितना हो गया? 30 और इधर 2 32% आ गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा राकेश। देखो, एक दूधिया शुद्ध दूध खरीद कर उसमें इस तरह पानी मिलाता है कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 5:1 हो जाए। ठीक, इस 5:1 का मतलब क्या? 5 दूध है और 1 रेशियो में पानी है। ठीक, अगर 5 लीटर दूध मिला रहे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी भी मिला रहे हैं। वह मिश्रण को CP पर बेच देता है, तो उसका लाभ बताना है। अच्छा, एक बात बताओ भाई, अगर हम मिश्रण को CP पे बेचें, इसका मतलब जितने में हम दूध खरीदे थे उतने में ही बेच दे, तो हमको कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा। यानी जितने में हम खरीदे उतने में बेच देंगे तो हमको कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं होगा। फायदा होगा। कैसे? जैसे दूध मान लो उसने 5 लीटर था, दूध मान लो उसने 20-20 रुपए में खरीदा हो, हाँ, या किसी भी रेट में खरीदा हो, हाँ, वो जो CP पे बेचेगा तो इसका मतलब है कि जो CP जितने पे उसने भी दूध लिया होगा या जैसे जो हो, है ना, तो उसको CP बाकी जो 1 लीटर हमारा पानी वाला आता है उसका तो प्रॉफिट। नहीं, मैंने अभी ये नहीं कहा भाई, मैंने अभी ये नहीं कहा कि हम पानी मिलाने के बाद बेच रहे हैं। मैंने अभी ये कहा है कि अगर हम जितने में दूध खरीद रहे हैं और उतने में ही बेच दें तो हमको कोई प्रॉफिट को लॉस नहीं होगा ना। यानी हमको प्रॉफिट लॉस तभी होगा जब हम दूध में पानी मिला देंगे। यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमारा ये चीज़ डिसाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं? हमको परसेंटेज लाभ पूछा है और लाभ एक ही जगह से होगा, यहाँ से। ठीक, अगर मान लेते हैं दूध कितना है? 5। ठीक, और पानी कितना है? 1। पानी कितना है? 1। देखो, 5 जो है मान लेते हैं कि 1 लीटर 1 रुपये में आता है और ये 5 लीटर मान लेते हैं। ये रेशियो में है तो कोई भी क्वांटिटी ले सकते, मतलब यूनिट ले सकते हो अपने आप से। ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 लीटर दूध 1 रुपये में आता है। ठीक, इतना सस्ता होगा नहीं 1 लीटर दूध 1 रुपये में आता है तो 5 लीटर दूध 5 रुपये में आएगा कि नहीं? ठीक, और पानी फ्री में आएगा। समझ में आया कि नहीं? पानी फ्री में आएगा। लेकिन हम जो बेच रहे हैं वो कितना लीटर? 6 लीटर टोपी पहना रहे, 6 लीटर की टोपी पहना रहे कि नहीं? यानी कि हम 1 लीटर और हमारी जेब से कितना लीटर जा रहा है? 5 लीटर जा रहा है। ठीक, और 6 लीटर हम बेच रहे हैं, हमारी जेब से जा रहा है 5 लीटर और 6 लीटर का हम बेच रहे हैं। ठीक, तो हमको फ़ायदा कितने का मिलेगा? 1 लीटर का मिलेगा। और कितने पे मिलेगा? 5 रुपये पे, 5 लीटर पे, है कि नहीं? तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, यानी B ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? इसको नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा। देखो, 5 लीटर का दूध है, 1 लीटर का पानी है, यानी कस्टमर को टोपी पहना रहे 6 लीटर की। ठीक, और अपनी जेब से दे रहे 5 लीटर, यानी फ़ायदा हो रहा है 1 लीटर का 5 लीटर पे CP पे। ठीक, सीधे सीधे 20% फ़ायदा आ जाएगा। हो गया? समझ में आ गया?